हाँ हाँ। Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Am I visible too? Screen भी दिख रही है? Good. चलिए बढ़े आगे। अब आज लास्ट लेक्चर में आपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया था, ठीक है। अब आज कहानी का सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक। प्रोग्राम को सेव कहाँ करना है, प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, कैसे करना है उसे कंपाइल, और कैसे करना है उसे अल्टीमेटली रन। तो एक बार फिर कोड में लिख रहा हूं, ठीक। ये मान लीजिए आपका नोटपैड विंडो है। नोटपैड विंडो में आपका कोड है जो लास्ट लेक्चर में आपने लिखा, उसी को मैं दोबारा आज लिख रहा हूं। क्लास थी हमारी टेस्ट, टेस्ट क्लास के अंदर क्या रखा था अपन ने, जल्दी बताइए। लास्ट क्लास में आप थे तो अंदर क्या लाइन लिखी थी? गुड, PSVN, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इसके बाद गुड विद इन मेन हमने लिखा था स्ट्रिंग ARGS, और अंदर एक लाइन और हमने लिखी थी, व्हाट वाज दैट? system.out.println followed by the message hello, राइट। स्लाइड्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो अपन यहां तक पहुंच गए। स्लाइड्स अपलोड हो गई थी, आपको मिल गई हैं? स्लाइड्स मिली कि नहीं मिली? मिल गई, राइट। तो अपन ने यहां तक का पार्ट इस स्लाइड के हिसाब से कवर अप कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बता दिया, ठीक। देन मैंने आपको ये बता दिया JVM मेन को कॉल करता है, तो अगर आपके प्रोग्राम में मेन जरा भी गड़बड़ हुआ तो आपका कोड कंपाइल जरूर हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बात कर ली थी, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है। ARGS कौन है? जल्दी जल्दी, जो आप ARGS बना रहे हैं वो कौन है? स्ट्रिंग का एरे है। इससे ज्यादा बात अभी इसके बारे में हमने नहीं की है, बस मैंने आपको ये बताया था कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाता है, और हम लोग इसको तब डिस्कस करेंगे जब हम जावा में इनपुट लेना सीखेंगे, राइट। फिलहाल याद रखिएगा, अगर आपने इसको हटा दिया तो कोड आपका कंपाइल जरूर हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ARGS में क्या चेंज कर सकते हैं आप? ARGS में क्या चेंज कर सकते हैं? पोजीशन, स्क्वायर ब्रैकेट और नाम की पोजीशन, और ARGS नाम को भी आप कर सकते हैं चेंज,
फाइनली मैंने आपको समझा दिया था system.out.println क्या है। वो जावा का मैकेनिज्म है स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट करने का, जिसमें सिस्टम एक क्लास है। आउट क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, आउट क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, राइट? ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी डिफरेंस मैंने कहा था हम आगे समझेंगे। और प्रिंटलन जावा का एक प्री डिफाइंड मेथड है जो आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले बहुत जरूरी है कुछ क्विज जो लास्ट लेक्चर के बेसिस पर है। बताइए, क्या जावा में हर मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए? इज इट कंपलसरी कि हम हर मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाएं? नॉट एट ऑल, ऐसी कोई जबरदस्ती जावा की तरफ से नहीं है। ये कंपल्शन सिर्फ किसके लिए है? ये कंपल्शन सिर्फ किसके लिए है? ये कंपल्शन सिर्फ मेन के लिए है। सिर्फ मेन के लिए ये कंपलसरी है कि उसके साथ तीनों कीवर्ड्स लगें, पब्लिक भी, स्टैटिक भी, वॉइड भी, राइट। सेकंड, क्या बिना मेन के जावा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा? क्या बिना मेन के जावा कोड कंपाइल हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस बिना मेन के आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट? कंपाइल कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ये सब लास्ट लेक्चर की कहानी है जो अपन रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ूं। थर्ड, इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है कंपाइलर के लिए? इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है कंपाइलर के लिए? वेरी गुड, गौर करिए, क्वेश्चन में वर्ड आ रहा है कंपाइलर के लिए, और आपको याद होगा कंपाइलर मेन को इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता जितना स्ट्रिक्टली मेन को चेक जेवीएम करता है। इसलिए ये वाला मेन, ये वाला मेन, इवन रिटर्न टाइप इंट वाला मेन, आर्ग्यूमेंट टाइप में आप नॉर्मल स्ट्रिंग ले लें, एरे ना लें, सब वैलिड हैं। क्यों वैलिड है? क्योंकि बात कंपाइलर की हो रही है और कंपाइलर को इसमें से किसी में कोई आपत्ति नहीं है। आपको तो ये भी याद होना चाहिए कि अगर मैं मेन की जगह नाम चेंज करके सचिन लिख दूं तो क्या अभी भी कंपाइल होगा? मेन का नाम सचिन कर दूं तो कंपाइल होगा? यस और नो? 100% होगा, बस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जहां तक कंपाइलेशन की बात है, ऑल स्टेटमेंट्स आर वैलिड, किसी में कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर को। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, लेकिन गौर करिए, अब पूछा जा रहा है जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स वैलिड है? बताइए, ये वैलिड है ए? हाँ ना करते चलिए। ए वैलिड है, राइट। बी वैलिड है? क्या हम इस तरह से मेन लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन? बिल्कुल वैलिड है। ये वैलिड है जेवीएम के लिए जिसमें रिटर्न टाइप इंट हो? नहीं है। ये वैलिड है? नहीं है, क्योंकि यहां एरे नहीं है, आपने सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग बनाई है और मेन में एरे चाहिए होता है। ये वैलिड है? ई वाला वैलिड है। एफ वाला इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि नोटिस करिए आर्गुमेंट में आपने स्ट्रिंग ली हुई है, ओके। और ये वैलिड है? जी वैलिड है। कोई जरूरी नहीं है कि नाम एक्स हो, नेम कैन बी एनीथिंग। ये नाम जरूरी नहीं है कि ARGSE हो, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कौन कौन वैलिड है? ABEG, ऑल 4 आर वैलिड। बताइए, समझ आ रहा है यहां तक सबको? शैल आई प्रोसीड? चलिए, अब एक बहुत जरूरी बात आपको और बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। वो जरूरी बात जो मुझे आपको समझानी है वो ये है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर कोड को, तो आपको नोटिस में एक बात आएगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर आप ध्यान से इस कोड को ऑब्जर्व करें तो आपको नोटिस में एक चीज आएगी कि ये जो सिस्टम और स्ट्रिंग है, ये दोनों कौन है? ये दोनों क्लासेस हैं। हम बना रहे हैं कि प्री डिफाइंड है?
लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड करा हो तो बताइए, आर दीज क्लासेस क्रिएटेड बाय अस और आर दीज क्लासेस प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड। आप क्योंकि आप सी जानते हैं तो आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए कि सर अगर ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, पहले से बनी हुई हैं, तो हमने कोई हेडर फाइल जैसी चीज अपने प्रोग्राम में तो लगाई नहीं है, तो फिर हमें इन क्लासेस का सपोर्ट कैसे मिल रहा है? हम अगर सी लैंग्वेज याद करें तो हम वहां प्रिंटर स्कैनर यूज करते थे, तो हम लोग वहां stdio.c हेडर फाइल लगाते थे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम सिस्टम और स्ट्रिंग क्लासेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हेडर फाइल हम हमारे प्रोग्राम में यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हम इन दोनों क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर पा रहे हैं? तो सबसे पहली जरूरी बात आज के लेक्चर की ध्यान से, रोल हेडर फाइल्स का होता है। याद रखिएगा, जावा लैंग्वेज या जावा टेक्नोलॉजी में वो रोल हेडर फाइल्स का नहीं होता। जावा टेक्नोलॉजी में ये रोल प्ले करने का काम करते हैं पैकेजेस। अब आएगा आपका अगला डाउट कि सर ये पैकेजेस होते क्या है, इन पैकेजेस को क्या माना जाए? तो पैकेजेस और कुछ नहीं है, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा बोलूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा बोलूं, तो ये फोल्डर्स या डायरेक्टरीज होती हैं। ऐसे फोल्डर या डायरेक्टरी जिसमें जावा आपको अपनी प्री डिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन ऑफर करती है। तो आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये, इन द वर्ल्ड ऑफ जावा वी डोंट हैव हेडर फाइल्स। इन द वर्ल्ड ऑफ जावा इंस्टेड ऑफ हेडर फाइल वी हैव पैकेजेस, एंड these packages they contain a collection of predefined classes। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आया? तो जो रोल यहां हेडर फाइल्स का होता है वो रोल जावा की दुनिया में पैकेजेस का होता है। रूल नंबर 1। अब अगला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर ऐसा है तो हमने किसी पैकेज का भी तो नाम हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखा है, तो कैसे हमको सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास का एक्सेस मिल रहा है? तो अगेन मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। जावा की दुनिया में याद रखिएगा अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? जावा का वर्जन 14 चल रहा है। जावा के वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं। जावा के वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं, और याद रखिएगा 4,500 से ज्यादा इन पैकेजेस के अंदर क्लासेस हैं। इन 200 से ज्यादा पैकेजेस में एक बहुत स्पेशल पैकेज है जावा का, जिस स्पेशल पैकेज का नाम जावा की दुनिया में रखा गया है java.lang। ये जो 200 के आसपास पैकेजेस हैं जावा में, इन पैकेजेस में गौर कीजिएगा एक स्पेशल पैकेज है जिसका नाम है java.lang। ये पैकेज जावा के कंपाइलर के खुद के काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पैकेज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपाइलर को हेल्प करती हैं आपके प्रोग्राम को समझने में। तो ये वाला पैकेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, जिसे प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, जावा आपके प्रोग्राम में ले आती है। और इस पैकेज में जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको ऑटोमेटिकली उन क्लासेस का सपोर्ट मिल जाता है। पूरी बात दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा जावा टेक्नोलॉजी में वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस हैं। स्लाइड में एग्जैक्ट काउंट लिखा हुआ है एक पैकेजेस कितने हैं, मैं अभी आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। 200 से ज्यादा पैकेजेस हैं, और इन 200 से ज्यादा पैकेजेस में 4,500 से ज्यादा क्लासेस अवेलेबल हैं। लेकिन इन 200 पैकेजेस में याद रखिएगा 199 पैकेजेस अलग हैं। एक पैकेज इनमें से बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल पैकेज का नाम है जावा में java.lang। क्या स्पेशलिटी है इस पैकेज की? स्पेशलिटी ये है, ये पैकेज खुद ब खुद आपके प्रोग्राम में कंपाइलर द्वारा ऐड कर दिया जाता है। एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, आपको इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जितनी भी क्लासेस इस पैकेज से आती हैं ऑटोमेटिकली आपको इन क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। और अब आपका दिमाग चल गया होगा, समझ पा रहे होंगे आप कि जो स्ट्रिंग क्लास और सिस्टम क्लास है ये दोनों कौन से पैकेज से आ रही हैं? जल्दी बताइए, ये दोनों कौन से पैकेज से आ रही हैं? ये दोनों आ रही हैं फ्रॉम द पैकेज
whose name is java.lang। इसलिए मुझे इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करे बगैर इन क्लासेस को एक्सेस करने का राइट मिल रहा है, क्योंकि ये पैकेज अपने आप हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाता है बाय जावा कंपाइलर। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर अगर मुझे इस पैकेज को ऐड करना हुआ तो आप बताइए मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए मुझे कंपाइलर से नहीं खुद ऐड करना है, तो सुन लीजिए कैसे करेंगे। सी में आप बताइए, आप हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में कैसे लाते थे, जल्दी बताइए। वेरी गुड। आप सी में लिखते थे हैश इंक्लूड, लिखते थे। जावा में हम लोग इंक्लूड नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। जावा में हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं। जावा में हम लोग इंक्लूड नहीं लिखते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं। और एक डिफरेंस बताता हूं, सी में ये जो हैश है ये क्या कहलाता था? अगर आपने सी अच्छे से पढ़ी है तो मुझे बताइए, ये हैश क्या कहलाता है? ये हैश तो कहलाता था पाउंड, और हैश इंक्लूड पूरा कहलाता था सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। याद है आपको? आपको यह भी याद होगा, हैश इंक्लूड को कंपाइलर सॉल्व नहीं करता है सी में, हैश इंक्लूड को सॉल्व प्री प्रोसेसर करता है। जावा में याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम को मात्र 2 सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। जावा में याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम को मात्र 2 सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, और दोनों को आपको पता है। एक है जावा का कंपाइलर, दूसरा है जावा का जेवीएम। जावा की दुनिया में प्री प्रोसेसर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए जावा में हम लोग हैश इंपोर्ट नहीं लिखते हैं। जावा में हम लोग सिर्फ इंपोर्ट लिखते हैं। और अगर कोई पूछता है इंपोर्ट क्या है, तो हम लोग कहते हैं इंपोर्ट जावा में एक कीवर्ड होता है। इंपोर्ट जावा का एक कीवर्ड होता है, और प्रोग्रामर इंपोर्ट से क्या करता है? प्रोग्रामर इंपोर्ट से अपने प्रोग्राम में पैकेजेस का सपोर्ट लेकर आता है। बताइए मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? तो सी का इंक्लूड जावा में इंपोर्ट है, सी की हेडर फाइल जावा में पैकेजेस है। अब अगर आपको लगता है कि सर फिर हम लोग यहां पर इंपोर्ट कैसे लिखेंगे, तो अगर आप इंपोर्ट लिखना ही चाहते हैं अपने हाथों से, तो आप यहां पे जावा से बोलेंगे इंपोर्ट। सबसे ऊपर कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्ट की जगह फिक्स है, वो जब भी आएगा प्रोग्राम के टॉप पे आएगा। आप क्लास के नीचे इंपोर्ट नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे बिल्कुल ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद आपके पैकेज का नाम java.lang। अब मुझे बताइए java.lang से हमें कितनी क्लासेस चाहिए? java.lang से हमें कितनी क्लासेस चाहिए? 2 क्लासेस चाहिए। तो या तो हमें दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखना पड़ेगा? java.lang.string, ये पहला नाम हो गया। फिर अगला हम लिखेंगे import java.lang.system। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वे, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, एक एक क्लास का नाम नहीं लिखना है, तो आप सिंपली जावा से कह देंगे इंपोर्ट फॉलोड बाय java.lang.star। स्टार का मतलब है आप जावा से बोल रहे हैं मुझे java.lang पैकेज की सारी क्लासेस का एक्सेस चाहिए, मुझे java.lang पैकेज की सारी क्लासेस का एक्सेस चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर आपके नोटिस में डाल दूं, क्या ये इंपोर्ट हमें लिखना पड़ेगा? बताइए अगर आप लेक्चर समझ रहे हैं, क्या ये इंपोर्ट हमारे लिए लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इंपोर्ट है जो आपके प्रोग्राम में अपने आप आएगा, और ये लाइन आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली सप्लाई करेगा जावा कंपाइलर। So this is automatically added in our code by Java compiler। मानते हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन याद रखिएगा, जावा कंपाइलर बहुत सपोर्टिव नहीं है। बाकी के जितने भी पैकेजेस हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी पैकेज को यूज करना है तो इंपोर्ट लिखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। सिर्फ एक पैकेज है जो कंपाइलर खुद आपको दे देता है, और उसका नाम है java.lang। बताइए समझ आया सबको ये पॉइंट? नहीं आया? आया? तो आप मुझे फटाफट चैट में लिख के मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पैकेज? जल्दी बताइए, व्हाट इज अ पैकेज इन जावा? अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। जावा की जो लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को हम जावा में बोलते हैं पैकेजेस। जावा में लाइब्रेरीज मतलब
पैकेजेस, और हर पैकेज के अंदर क्या होता है, हर पैकेज के अंदर ढेर सारी बनी बनाई क्लासेस होती हैं। एंड लेट मी शो यू एग्जैक्ट कितने पैकेजेस हैं जावा के वर्जन 14 में, और उनमें एग्जैक्ट कितनी क्लासेस हैं। इफ आई कैन फाइंड दिस, नोटिस करिए, दिस इज द लिस्ट। जावा के वर्जन 14 में आपके सामने आ रहा है मैसेज, पढ़ पा रहे हैं आप, कितने पैकेजेस हैं जावा के वर्जन 14 में? 224 पैकेजेस हैं। मैंने आपसे कहा था ग्रेटर देन 200, और 4569 क्लासेस हैं। तो आप मुझे बताइए इन 224 पैकेजेस में 223 पैकेज और एक पैकेज, इनमें क्या डिफरेंस है बताइए। ये एक पैकेज कौन है जो बहुत स्पेशल है? ये एक पैकेज जो बहुत स्पेशल है, इसका नाम है java.lang। और ये बाकी के जो 223 पैकेजेस हैं, इन्हें आपको खुद को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पैकेज ऑटोमेटिकली आपको कंपाइलर देता है, ऑटोमेटिकली गिवन बाय कंपाइलर, राइट। आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी अगर आपको चाहिए तो आपको खुद इन्हें अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा इंपोर्ट। अगर आपको लग रहा है सर इनके क्या नाम है, तो पूरे 223 के नाम बताना तो संभव नहीं है, कुछ के नाम आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी परेशान मत होइएगा अगर इनका यूज समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक स्टेज पे हैं जावा की। बट मैं आपको हिंट दे दूं, जावा में जैसे लैंग पैकेज है ऐसे यूटिल पैकेज है। अब ये बताइए, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स? सुना है? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब सुने? तो जावा में सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो बने बनाए जावा ने आपको दिए हैं, वो रहते हैं इन द पैकेज java.util। इसी java.util में एक क्लास और है, जिस क्लास की मदद से आप आने वाले दिनों में इनपुट लेना सीखेंगे। पढ़ पा रहे हैं आप क्लास का नाम? क्या आप पढ़ पा रहे हैं आप उस क्लास का नाम जो मैंने हाईलाइट करा है? क्या है चैट विंडो में लिखिए तो। स्कैनर क्लास। आपको अगर सी याद हो तो सी लैंग्वेज में स्कैन एफ होता है ना, इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ होता है ना। जावा के अंदर यही इनपुट एक क्लास से हैंडल होता है, जो मैंने कहा हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, और उस क्लास का नाम है स्कैनर। उस क्लास का नाम है स्कैनर। तो अगर आप आज का लेक्चर और परसों का लेक्चर दोनों कंबाइन करें, तो क्या जावा में इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं? यस, बिल्कुल। मैं आपसे परसों से बोल रहा हूं ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी इनपुट लेंगे। मैं आपसे मंडे से बोल रहा हूं ना, जो मेन के पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग args है वो इनपुट का रोल प्ले करेगा। और आज मैं बता रहा हूं इनपुट का रोल एक क्लास भी प्ले करेगी, जिस क्लास का नाम है जावा के अंदर स्कैनर क्लास। लेकिन अगर आपको ये क्लास यूज करनी है तो आपको इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके पैकेज का नाम है java.util। नाम सुना आपने ध्यान से? क्या नाम है? java.util। आपको ये पैकेज करना पड़ेगा इंपोर्ट। ऐसे ही जब आप जावा में GUI प्रोग्रामिंग करेंगे, GUI समझते हैं? GUI समझते हैं? GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अगर मैं आपसे कहूं हमें जावा में ये बनाना है, बताइए सी में आप इसे बना लेंगे? ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कौन है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैलकुलेटर। क्या सी लैंग्वेज में आप ऐसा ग्राफिकल कोड बना पाएंगे? नहीं, सी नॉर्मली कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स बनवाती है, राइट। बट जावा में आपको अगर ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं तो वी कॉल इट GUI प्रोग्रामिंग, जो इस कोर्स का पार्ट है। आप सीखेंगे इसको आगे। और ये प्रोग्रामिंग अगर जावा में आपको करनी है तो आपने देखा होगा, मैंने पैकेज का नाम आपको दिखाया। उस केस में जो पैकेज लगेगा वो होता है बाय द नेम ऑफ AWT। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ऐसे तो ढेर सारे पैकेज हैं। बस आप मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए, एक बार फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि इन पैकेज में और इस पैकेज में अंतर समझ में आ रहा है आपको? जो मैंने राइट में दिखाया और लेफ्ट में दिखाया, अंतर समझ में आ रहा है? इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने आप प्रोग्राम में आए। आपको इन्हें करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट। लेकिन इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को
मिलेगा। समझ आ रही है? बिल्कुल, java.lang is automatically added by the compiler. Shall I proceed now? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है और रन कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सुनिए प्रोग्राम को आप सेव कैसे करेंगे। सुमित, क्लास सिंगल क्लास है, क्लास लाइब्रेरी क्लासेस का कलेक्शन है और ये क्लासेस का कलेक्शन पैकेज में रहता है। एक सिंगल क्लास इंडिविजुअल क्लास है, इनका पूरा सेट लाइब्रेरी है। हाँ, जब आप दूसरों को डिलीवर करते हैं तो जार डिलीवर करते हैं, वो आप आगे सीखेंगे। जब अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप उसे डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को, तो जार के फॉर्म में डिलीवर करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़िए, फिलहाल अगला टॉपिक लेते हैं, सेविंग द प्रोग्राम। अब आपने प्रोग्राम लिख तो लिया है, अब आपको अपने इस प्रोग्राम को सेव करना है। ठीक, अब गौर से सुनिए प्रोग्राम सेव कैसे करा जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करने के जावा में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। सब लोग ध्यान से बात सुनेंगे मेरी। जावा में प्रोग्राम को आप दो जगहों पर सेव कर सकते हैं। कहां कहां? एक तरीका है आप प्रोग्राम को सेव करें जावा के बिन फोल्डर के अंदर। क्या आपने बिन फोल्डर देखा है? जब मैंने जावा इंस्टॉल करी थी तो आपको बिन फोल्डर दिखाया था। तो एक तरीका है आप बिन में प्रोग्राम को सेव करें, और दूसरा तरीका है आप इस प्रोग्राम को कहीं पे भी सेव कर लें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, कहीं पे भी, मेरा मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पे भी सेव कर लें। अब आपको लगेगा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखिएगा, जब आप बिन में प्रोग्राम सेव करेंगे, जब आप बिन में प्रोग्राम सेव करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। जब आप प्रोग्राम को बिन में सेव करेंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को कहीं और सेव करेंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले एक सेटिंग करनी पड़ती है जावा में, जिसे शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। हमें जावा का पाथ सेट करना पड़ता है। क्या आपने ये वर्ड लोगों को कहते हुए सुना है कि जावा में पाथ सेट करा जाता है? ठीक है, लेकिन लोग अधूरी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो मुझे बोलते हैं जावा में पाथ सेट करे बिना प्रोग्राम नहीं चलता। ये बिल्कुल गलत बात है। जावा में पाथ सेट करे बिना प्रोग्राम चलता है, प्रोवाइडेड आप प्रोग्राम को सेव करें बिन में। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो अभी मत सोचिएगा सर ये पाथ सेट करना क्या होता है। आप अभी बस इतना मान लीजिए, अपने कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है और उस सेटिंग को बोलते हैं पाथ सेट करना। और हमने वो सेटिंग नहीं की है, मैंने जानबूझ के आपको वो सेटिंग नहीं करवाई है, क्योंकि आप इस गलतफहमी में ना आ जाएं कि बिना इस सेटिंग को करे हुए प्रोग्राम नहीं चलता। वो सेटिंग करनी पड़ती है जब प्रोग्राम बिन के बाहर सेव करा जाए। अगर प्रोग्राम बिन में सेव करा जाता है तो हमें इस पाथ नाम की सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जल्दी बताइए, समझ आ रहा है? तो आप दूसरों की तरह ये गलतफहमी में नहीं रहना कि जावा में पाथ सेट करना जरूरी है। जावा में पाथ सेट करते हैं, पर तब जब प्रोग्राम को नहीं सेव कर रहे हो हम बिन में। और ये मैं किसके बिन की बात कर रहा हूं ये भी याद है आपको? जेडीके का बिन। जेडीके के अंदर आपको बिन नाम का फोल्डर मिलता है। अगर आप प्रोग्राम उस बिन में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पाथ वाथ सेट करे बगैर। लेकिन अगर उस बिन में नहीं डालेंगे, आपने प्रोग्राम को डी ड्राइव में सेव कर दिया, पेन ड्राइव में सेव कर दिया, तो प्रोग्राम सेव तो हो जाएगा, कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा, जब तक हम लोग सेट ना करें पाथ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपने प्रोग्राम को आप सेव कैसे करेंगे। ठीक है, सेव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जावा में प्रोग्राम को सेव करते वक्त और कंपाइल करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना होता है वो सुन लीजिए गौर से। जावा में प्रोग्राम को जब आप सेव करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहली बात, जो आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है वो हर हाल में होना चाहिए डॉट जावा। जब भी प्रोग्राम सेव होगा जो एक्सटेंशन होगा वो हर हाल में होना चाहिए डॉट जावा। एक्सटेंशन मस्ट कंपल्सरीली बी डॉट जावा, राइट। आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन हर हाल में आपको डॉट जावा देना पड़ेगा। अगर आपने डॉट जावा के अलावा किसी भी नाम से सेव करा, कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करने से मना कर देगा। तो याद करके बताइए, सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? सभी लोग चैट में टाइप करें डॉट सी। सी प्लस प्लस का डॉट सीपीपी, ऐसे जावा का होना चाहिए डॉट जावा। अगर ये नहीं हुआ तो कोड कंपाइल नहीं होगा। अब आती है एक बड़ी गलतफहमी जो आप में से कुछ लोगों को जरूर होगी। 90% बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमने तो ये भी सुना है कि जावा में जब प्रोग्राम सेव करते हैं तो प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम सेम रखना चाहिए। बताइए, ये आपने सुना है? किसी को कभी ये कहते हुए सुना है आपने? थोड़ा बहुत अगर आपने जावा के बारे में पढ़ा होगा और आधी अधूरी नॉलेज की ली होगी तो आपने ये सुना होगा। अब इस गलतफहमी को भी मैं दूर कर रहा हूं। जावा में प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम के जैसा हो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। जावा कहती है आप जिस नाम से प्रोग्राम को सेव करना चाहे कर दें, बट अधिकतर केसेस में लोग प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम पे रखते हैं। अधिकतर केसेस में लोग प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम पे रखते हैं, सिर्फ एक लालच के कारण। कौन सा लालच, कौन सा फायदा, वो आपको अभी 10 मिनट में नजर आएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सुनो अमर, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अधिकतर लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। कैसा करना? प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखते हैं, राइट। लेकिन जावा कहती है ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी मर्जी है आप दोनों का नाम सेम रखो, आपकी मर्जी है आप दोनों का नाम अलग रखो। मैं अभी 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखने से बेनिफिट क्या होता है। बस उस बेनिफिट के कारण लोग ये नाम सेम रखते हैं, जावा इसको कंपलसरी नहीं मानती। अमन, समझ आई बात आपको मेरी? आधी बात समझ में आई? ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या है उसके लिए 10 मिनट इंतजार कीजिए। तो सेकंड पॉइंट है, नेम कैन बी एनीथिंग। नेम ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एनीथिंग। However, maximum programmers preferably give the same name to their program as the name of the class. दोनों पॉइंट क्लियर हुए? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? राइट। अगर क्लियर हो तो मुझे बताइए, अगर क्लियर हुए तो मुझे बताइए, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, बताइए इस प्रोग्राम को हम कहां सेव करेंगे और किस नाम से करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये प्रोग्राम हम लोग कहां सेव करेंगे और किस नाम से करेंगे? वेरी गुड। इनिशियली हम लोग बिन में सेव करेंगे, तो ये प्रोग्राम बिन फोल्डर के अंदर जाएगा और हम लोग फिलहाल इस प्रोग्राम का नाम रखेंगे test.java। याद रखिएगा, हम लोग फिलहाल इसका नाम रखेंगे test.java। जरूरी है कि ये बिन में सेव हो? क्या जरूरी है कि ये बिन में सेव हो? कतई जरूरी नहीं है। हम इसे कहीं और भी सेव कर सकते थे, लेकिन फिर पाथ नाम की चीज सेट करनी पड़ती। अगर वो नहीं करनी है तो हम इसको बिन में सेव करें। नंबर 2, जरूरी है नाम टेस्ट ही हो? क्या जरूरी है नाम टेस्ट ही हो? नहीं, मैं टेस्ट की जगह इसका नाम sachin.java भी रख सकता हूं, मैं इसका नाम bhopal.java भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थर्ड स्टेप में हमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी नाम हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या जरूरी है एक्सटेंशन डॉट जावा हो? क्या जरूरी है एक्सटेंशन डॉट जावा हो? 100% जरूरी है। इसमें कोई काटछाट, कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको डॉट जावा देना है तो देना है, नहीं तो कंपाइलर कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आया? समझ आया सबको? आगे बढ़ूं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जावा में प्रोग्राम कंपाइल कैसे करते हैं। हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा?
अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको 2 दिन पहले जब पढ़ाया था जावा में प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके होते हैं। बिन में सर्वर नेम का भी फाइल है। कौन सा सर्वर है बेटा? बिन के अंदर ही करना है। कौन से सर्वर पे पहुंच गए दीपक? सी ड्राइव। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा में जेडीके, जेडीके के अंदर बिन। बस बिन में ही तो करना है। सर्वर में जाने को कौन कह रहा है आपसे? बिन के अंदर करना है, सर्वर में नहीं जाना है। चलिए, तो अब जब मैं आपको जावा का इंट्रोडक्शन दे रहा था, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है वाया नोटपैड, एक होता है वाया आईडी। आप बताइए हमने आईडी को प्रेफर क्यों नहीं करा है? आप बताइए हमने पहले दिन से आईडी यूज क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आप जावा के कंपाइलेशन के हर स्टेप को प्रॉपरली समझें, और जावा के कंपाइलर के हर स्टेप को प्रॉपरली आप तभी समझ पाएंगे जब आप कंपाइलेशन की एक एक चीज को समझें। तो सबसे पहले सीखिए जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का सिंटेक्स क्या होता है। जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है, आप जावा सी लिखेंगे। जावा सी कौन है? जावा सी कौन है? जावा के कंपाइलर का नाम है, राइट। और इसके बाद आप लिखेंगे आपके प्रोग्राम का पूरा नाम, याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ। तो बताइए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? test.java। तो हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जावा सी test.java। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल करने का स्टाइल होगा। बताइए ये क्लियर हो रहा है पॉइंट सबको? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? ठीक, अब सुनिए इससे भी जरूरी बात, जिसके लिए मैं आपको कंपाइल करने का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। अब सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम? क्या होता है जब हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं? ठीक है, जवाब ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। जवाब है, whenever we compile a Java program, क्या लगता है आपको कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? क्या लगता है आपको जावा का कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? नहीं, जावा का कंपाइलर बाइट कोड्स बनाता है। सो द कंपाइलर generates बाइट कोड फॉर आवर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इस बाइट कोड की ये खासियतें होती हैं। फॉलोइंग आर स्पेशलिटीज ऑफ दीज बाइट कोड्स। ठीक, पहली खास बात, जावा का कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड्स बनाता है वो उन्हें सेपरेट फाइल में रखता है। जावा का कंपाइलर जब आपके लिए बाइट कोड बनाता है तो वो उन्हें सेपरेट फाइल्स में रखता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? जल्दी बताइए, आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। ये आपके सोर्स कोड का एक्सटेंशन है, समझ रहे हैं, राइट। लेकिन कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड बनाएगा उसका एक्सटेंशन डॉट जावा नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा। तो सबसे पहली बात जो बाइट कोड के बारे में आपको याद रखनी है, these byte codes are saved in a special file या separate file, I should write like this, separate file which has the extension dot class। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? तो जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल्स बनती हैं? जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल बनती हैं? 2, जो हम बनाते हैं डॉट जावा, और जो कंपाइलर जनरेट करता है
वो होती हैं डॉट क्लास फाइल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट गौर से सुनिए, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है वो आपकी क्लास के नाम पे होता है, प्रोग्राम के नाम पे नहीं, क्लास के नाम पे। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए हमारी क्लास का नाम क्या है, फटाफट बताइए। हमारी क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है, हमारी क्लास का नाम है टेस्ट। तो क्योंकि क्लास का नाम टेस्ट है तो जो बाइट कोड हमारे लिए बनेगा उसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। सौरभ टी कैपिटल होगा, उसका नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, राइट। अब मुझे बताइए क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? जैसे बताइए क्या यह संभव है कि इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? क्या यह संभव है इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? बिल्कुल संभव है। अब बताइए जो बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? अब बताइए बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? वो बनते अभी भी टेस्ट के नाम पे, वो सचिन के नाम पे नहीं बनते। तो बाइट कोड का नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं बनता, बाइट कोड का नाम क्लास के नाम पे बनता है। तो अगर क्लास का नाम टेस्ट है तो बाइट कोड का नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है। क्या होता है डॉट क्लास में? आपके प्रोग्राम का बाइट कोड होता है। अगर आपको लग रहा है सर क्या हम इसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो बाइट कोड है। और मैंने आपको डे वन से कहा है बाइट कोड नॉन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, वो हमारे लिए नहीं है। वो किसको समझ में आता है? हु अंडरस्टैंड्स बाइट कोड? JVM अंडरस्टैंड्स बाइट कोड, राइट। तो जो बाइट कोड फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है और उनका नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं, उनका नाम जावा रखती है क्लास के नाम पे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, सुमित आपके सवाल का जवाब तीसरे पॉइंट में है। अब आता है तीसरा पॉइंट, तो पहले मैं सेकंड पॉइंट लिख दूं, द नेम ऑफ द बाइट कोड फाइल, द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड फाइल is same as the name of the class defined by the programmer, defined by the programmer। प्रोग्रामर ने जिस नाम से क्लास बनाई है उस नाम से बाइट कोड फाइल बनी। अब अगला सवाल सुनिए, क्या यह पॉसिबल है एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस बनाई जाएं? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है, राइट। जैसे मैं प्रोग्राम एक बनाऊं और उसमें क्लास 3 बनाऊं, क्या यह संभव है कि संभव नहीं है? संभव है। अब आप सोचिए कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? 1 के 3। कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? 1 नहीं करेगा, 3 करेगा। आपने सुना ही नहीं गौर से, डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना, डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना। तो अगर आपने 3 क्लासेस बनाई हैं तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? डॉट क्लास फाइल्स भी 3 बनेगी। यानी थर्ड पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस, टू द नंबर ऑफ क्लासेस defined by the programmer, right? Number of dot class files are always equal to the number of classes defined by the programmer। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैंने जावा में प्रोग्राम बनाया, ध्यान दीजिए, प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 क्लासेस बनाई, प्लीज वॉच केयरफुली। एक क्लास का नाम मैंने रखा कॉलेज, एक क्लास का नाम मैंने रखा फैकल्टी और एक क्लास का नाम मैंने रखा स्टूडेंट। बताइए ये तीनों अलग अलग क्लासेस हैं कि ये एक क्लास है? तीनों अलग अलग क्लासेस हैं। कितने बाइट कोड्स बनेंगे जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे? आपको 3 बाइट कोड्स बनेंगे, राइट। क्या होंगे इन 3 बाइट कोड्स के नाम? एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास,
एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास, राइट। कैसा फायदा आकाश? अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फाइल क्यों बनती हैं, ये पूछ रहे हैं। इसका फायदा यह है कि जिसकी जरूरत है फिर उसे ही मेमोरी में लोड करती है जावा। जिस क्लास की जरूरत होगी उसी को मेमोरी में लोड करेगी। सबको उठाकर एक ही बाइट कोड फाइल में रख देती तो जबरदस्ती पूरी फाइल लोड होती, राइट। सो कॉलेज डॉट क्लास, सेकेंड फैकल्टी डॉट क्लास, एंड थर्ड स्टूडेंट डॉट क्लास। बताइए ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और इसी पॉइंट से कनेक्टेड है ये बात कि लोग प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया उसमें 15 क्लासेस रखी तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? सबका बाइट कोड बनता है आकाश, सबका बाइट कोड बनता है। वेरी गुड। तो अगर मेरे प्रोग्राम में 15 क्लासेस हैं तो याद रखिएगा जावा 15 बाइट कोड फाइल्स मेरे लिए क्रिएट करने का काम करेगी। जावा मेरे लिए 15 डॉट क्लास फाइल्स बनाएगी। समझ आ रहा है? तो आप बताइए हमारे प्रोग्राम में कितनी बनेंगी? हमारे प्रोग्राम में कितनी डॉट क्लास बनेंगी? एक ही बनेगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक ही क्लास है जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं, इन आवर कोड वी विल हैव just one dot class file created called as test dot class। ठीक है। अब अगला डाउट ये आता है कि हमारे प्रोग्राम में एक क्लास है कि 3 क्लासेस हैं? बताइए हमारे प्रोग्राम में एक क्लास है कि 3 है? क्या स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस नहीं है ना? तो क्या इनका बाइट कोड कंपाइलर नहीं बनाएगा अगर स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस हैं? तो नहीं बनाएगा। याद रखिए ये आपने नहीं बनाई है, दे आर प्री डिफाइंड क्लासेस। और इनका बाइट कोड कहां पड़ा है? इनका बाइट कोड कहां पड़ा है? जावा डॉट लैंग में पड़ा है। इनका बाइट कोड पड़ा हुआ है, रखा हुआ है जावा डॉट लैंग में। इसलिए मैंने थ्योरी में लिखा भी है, आपने नहीं ध्यान दिया हो तो दोबारा ध्यान दीजिए। मैंने साफ साफ लिखा है डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर and string and system are not defined by us, they are predefined। तो ये सोचना गलत है कि हमारे पास प्रीडिफाइंड क्लासेस भी तो हैं, उनके बाइट कोड भी तो बनेंगे। बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। समझ आया? उनके बाइट कोड्स पहले से बन चुके हैं। बिल्कुल अमन, क्लास का नाम क्लास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जावा में ऑलरेडी इस नाम की क्लास है तो आपको उसकी क्लैशिंग नहीं करनी चाहिए। दोनों अभी मेन तक पहुंचे ही कहां है सुमित? मेन की बात ही किसने करी है? अभी मैंने मेन का नाम कहां लिया इस पूरी कहानी में? योगेश, बाइट कोड इन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, just like we have Python, just like we have C language, similarly we have bytecode language। जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है, मशीन कोड लैंग्वेज होती है, ऐसे बाइट कोड लैंग्वेज होती है। नाउ योगेश यू टेल मी who understands assembly language? Assembler। who understands machine code language? Operating system। Similarly who understands bytecode language? JVM। So bytecode itself is a language। वो खुद कोई लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज नहीं है, वो खुद ही एक लैंग्वेज है, राइट। बस वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो मैं और आप सीख सकते हैं। वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वाली लैंग्वेज है जो कंपाइलर जनरेट करता है और जेवीएम के समझ में आती है। यस, पाइथन की अपनी बाइट कोड लैंग्वेज होगी। इट्स नॉट दैट कि वो बाइट कोड जावा के बाइट कोड जैसा होगा, because Python compiler and Java compiler are different softwares। Got it? So bytecode term is common, internal instructions might be different, right? yes सुमित, सब कर सकते हैं, आराम से
अभी मल्टीपल फाइल बनी कहां है? अभी तो एक ही फाइल बनी है ना। नहीं कर सकते भरत। जो बाइट कोड जावा का कंपाइलर जनरेट करता है उसे जावा बेस्ड जेवीएम ही डिकोड करेगा, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो जेवीएम के गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया हो। आ रहा है समझ में? द वे कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड, उसका इंटरप्रिटेशन वही सॉफ्टवेयर कर सकता है जो उन गाइडलाइंस को फॉलो करे जो जावा के जेवीएम के लिए लिखी गई हैं। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकती है, मोस्ट वेलकम। हो गया क्लियर? मतलब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, हम जेवीएम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं हम जेवीएम, प्रोवाइडेड हम वो गाइडलाइंस फॉलो करें। बनाया है क्या किसी ने? भरत, बनाया है क्या किसी ने? हाँ, Amazon ने बनाया है, रेड हैट ने बनाया है। अब आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले, जावा खाली ओरेकल का प्रोडक्ट नहीं रह गई है। अब जावा Amazon से भी डाउनलोड हो सकती है, जावा रेड हैट से भी डाउनलोड हो सकती है। तो उन लोगों ने भी अपने जेवीएम्स बना रखे हैं। आई बात समझ में भरत आपको? तो हम जो जेवीएम यूज कर रहे हैं वो किसने बनाया है? हम जो जेवीएम यूज कर रहे हैं वो किसने बनाया है? ओरेकल ने बनाया है। बट देयर इज अनदर सेटअप ऑफ जावा जो ओरेकल की साइट के अलावा Amazon से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे बोलते हैं ओपन जेडीके। उसे बोलते हैं ओपन जेडीके। और हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं ओरेकल्स जेडीके। तो जेडीके भी दो फ्लेवर्स में है, वन क्रिएटेड बाय ओरेकल, अदर क्रिएटेड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। हुआ क्लियर? JVM is a software, Yogesh. How can you say JVM is not a software? JVM itself is a software, और JVM की कोडिंग C++ में लिखी गई है। हाँ भरत, ओपन जेडीके फ्री है। ओके 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 ओके, सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया होगा। JVM if not is a software. राइट राइट, नो प्रॉब्लम्स। तो JVM सॉफ्टवेयर है, और JVM ओरिजिनली C में बना था, फिलहाल C++ में बनता है। 2006 के बाद से जावा का जो इंटरनल जेडीके का सेट है पूरा, वो C++ लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है। ओके, शैल आई प्रोसीड नाउ? राइट, तो चलिए, थ्योरी क्लियर हुई सबको? समझ में आया कंपाइलेशन की थ्योरी? अब नोटिस करिए, थ्योरी समझाने में मुझे 45 मिनट लग गए, और ये 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है अगर आप यही काम आईडी पे करते। ये एक भी बात आपको नहीं पता चलती अगर आप डे 1 से आईडी पे काम कर रहे होते। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एज अ बिगनर यू शुड स्टार्ट विथ नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। बढ़ूं आगे, आ जाए स्टेप 3 पे। चलिए, अब लास्ट स्टेप, दैट इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, आपको याद होगा जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का मतलब, जल्दी जल्दी बोलिए, जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करवाना बाय द जेवीएम। इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइट कोड बाय जेवीएम, है ना। बहुत टेक्निकल वर्ड्स में बोलें तो आप ये बोलेंगे, बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलें तो आप बोलेंगे प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे। ठीक, अब आते हैं जावा में प्रोग्राम रन करने का सिंटेक्स क्या होता है। जावा में प्रोग्राम को रन करने का सिंटेक्स होता है, अपन जावा लिखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको समझ में आएगा प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं लोग। हम जावा लिखते हैं, और जावा लिखने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द क्लास which has main method, name of the class which has main method, right? आप जावा लिखेंगे, और जावा कमांड के बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास में आपने मेन नाम का मेथड बनाया है। अब याद रखिएगा, ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है ना, ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है, नेम ऑफ द क्लास विच हैज मेन मेथड, इसी को शॉर्ट में हम लोग बुलाते हैं मेन क्लास।
ठीक है, बहुत सारे बिगनर्स ये सोचते हैं शायद मेन क्लास किसी क्लास का नाम है। मेन क्लास क्लास को नहीं बोलते, मेन क्लास उस क्लास को बोलते हैं जिसके अंदर मौजूद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args नाम का मेथड। बताइए समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है तो मुझे बताइए मेरे एग्जांपल में कमांड क्या होगा? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मेरे एग्जांपल में कमांड क्या होगा? जल्दी बताएं। अगर मेरे एग्जांपल की बात करें तो कमांड होगा जावा, जावा के बाद टेस्ट। समझ आया? अब देखिए आपको उस लालच की बात बताता हूं जो मैं कह रहा था, लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि वो लोग ये नाम सेम रखते हैं। अब इमेजिन करिए हमने जावा में एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के अंदर हमने जो क्लास बनाई उस क्लास का नाम रखा भोपाल, ठीक है, जिसमें हमने मेन बनाया है, ठीक है। बट हमने प्रोग्राम का जो नाम है वो रखा mp.java। जो प्रोग्राम का नाम है हमने वो भोपाल.java ना रखकर रखा mp.java। तो पहले तो बताइए क्या यह संभव है कि क्लास का नाम भोपाल हो और प्रोग्राम का नाम mp हो? संभव है। वेरी गुड। अब बताइए इसको कंपाइल कैसे करेंगे? बताइए कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करेंगे बाय राइटिंग जावा सी mp.java। ऐसे ही करेंगे ना? बाइट कोड किस नाम से बनेगा? बाइट कोड किस नाम से बनेगा? बाइट कोड बनेगा भोपाल डॉट क्लास के नाम से। लेकिन जब आप रन करेंगे तो क्या एमपी के नाम से रन कर पाएंगे? जब आप रन करेंगे तो एमपी के नाम से रन कर पाएंगे? नहीं ना। अगर आप सिंटेक्स को ध्यान से देख रहे हो तो सिंटेक्स बोल रहा है नेम ऑफ द क्लास, नॉट नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो अब आप सोचिए मुझे रन करते वक्त लिखना यही पड़ेगा ना, जावा भोपाल। मानते हैं ऐसे ही रन होगा? तो मुझे कितने नाम याद रखने पड़ेंगे एज अ डेवलपर? 2 नाम याद रखने पड़ेंगे ना, 1 फॉर कंपाइलेशन, 1 फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक। अब सोचिए अगर मैं जो बाकी प्रोग्रामर्स करते हैं वो करूं, इसका नाम एमपी ना रखकर भोपाल.java ही रख दूं, तो मुझे बताइए मैं कंपाइल किस नाम से करूंगा? जावा सी भोपाल.java। अब तो एमपी याद नहीं रखना पड़ेगा ना, अब तो एमपी याद नहीं रखना पड़ेगा ना। और रन किस नाम से करूंगा? रन किस नाम से करूंगा? जावा भोपाल। तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इस बेनिफिट, इस मात्र एक बेनिफिट के कारण लोग क्लास और प्रोग्राम का नाम सेम रखना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चीजें याद रखने में, बहुत बढ़िया याददाश्त है मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास और प्रोग्राम का नाम अलग रख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो आज हमने 2 मिसकंसेप्शंस दूर करने की कोशिश की है। नंबर 1, जावा का प्रोग्राम पाथ सेट करे बिना चल जाता है। जावा का प्रोग्राम पाथ सेट करे बिना चल जाता है, चल जाता है। नंबर 2, जावा में प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखना पड़ता है क्या? नहीं रखना पड़ता। प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखना प्रेफरेबल है, जावा की तरफ से एडवाइजेबल है, बट कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सारे स्टेप्स? गुड। ये है पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपके इस प्रोग्राम के कंपाइल और रन होने की। अब आइए आप नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका करेंगे अपन प्रैक्टिकल। जावा इंस्टॉल हो गई है? सर 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सचिन सर। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, इनको एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना था। बोलिए बोलिए। मेला आप लोग ने जिनने नहीं किए वो याद से, क्योंकि आज आवाज 10 नहीं आ है। रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। 10 आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे।
आ रहा हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ। चलिए अब बोलता हूँ। आप लोग ने जिनने फीस पे कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो याद से कर दीजिए। आज 10 जून है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से फिर ब्लॉक होना चालू हो जाएंगे। जिनकी फीस कंप्लीट होगी वही एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं कर पाएंगे और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए 10 तक का मैंने कहा था, तो आज कल में कर दीजिए, नहीं तो फिर 12 तारीख को जब क्लास होगी तो फिर ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे आपको। फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अभी तो लिंक ओपन है तो हर कोई एक्सेस कर पा रहा है। ठीक, तो याद से अपनी नेक्स्ट क्लास में करिए। और रिसिप्ट सबको मिलेगी 15 तारीख के बाद, रिसिप्ट सबको मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं उसमें। तो अपनी फीस क्लियर करिए पहले, उसके बाद आपकी रिसिप्ट एक साथ करके मिल जाएगी सबको। थैंक यू। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू कर लिया सर। ओके ओके। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट सारे? बाकी ये सब कुछ स्लाइड में है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके नोट स्लाइड में पूरे पूरे हैं। ओके, चलिए आइए अब आप लोग वेंसडे करते हैं इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।